अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा जो ये लेक्चर है ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। सेक्शन 5 में हमने ये पढ़ा था कि वो हमारा एक मैंडेटरी सेक्शन था जिसमें कि हमें अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो लीज है हमारी 11 मंथ्स की, 12 मंथ्स की, वो हमें जो है कंपलसरीली रजिस्टर करवानी है। अगर हम नहीं करवाते तो देन अगर 11 मंथ का है तो उसको हम अटेस्ट करवाएंगे किसी भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, कंट्रोलर से या सिविल जज से। इसका जो पॉइंट नंबर 2 था, इसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर आपने एग्रीमेंट जो है वो बनाया है, अगर रजिस्टर्ड किया है तो उसकी जो रजिस्टर्ड डीड होती है वो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और वो अगर कंपलसरी रजिस्टरेबल नहीं था तो उसकी सूरत में आपने जो अटेस्टेशन करवाई है उसकी जो कॉपी है वो आप जो है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के रिलेशनशिप का एक हमारे पास जो है वो एविडेंस होता है। ठीक है। तो हमने इसमें ना दो चीजें कवर की थी लास्ट में। वो ये थी कि अगर आपने जो रजिस्टरेबल नहीं है तो वो क्यों रजिस्टरेबल नहीं हुआ। वो रजिस्टरेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं आजकल जनरली 11 मंथ्स के होते हैं, और फॉर रजिस्ट्रेशन इट शुड बी 12 मंथ्स एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट, उसको हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो इसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के एम्बिट से निकालने के लिए हम 11 मंथ्स का जो है बना लेते हैं ताकि हमें रजिस्ट्रेशन फी पे ना करनी पड़े। और सेकेंड, इसका जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये है कि जब आप 11 मंथ्स का कोई भी डॉक्यूमेंट जो है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में जो अगर साइन होता है, पहली बात तो साइन ही नहीं होता, आजकल तो वर्बल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और वो जो है जस्टिफाइबल भी होते हैं। उसको हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कंसेंट दे दी है और इंटरप्रिटेशन की है कि वो जस्टिफाइबल हैं। अगर कोई भी आपका जो है टेनेंट अगर कोर्ट में अप्रोच करता है और ये वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई ये मेरे लैंडलॉर्ड हैं, तो इट्स इनफ फॉर द रिलेशनशिप एंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशनशिप्स। ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो रीजन है वो ये कि जब आप 11 मंथ्स, एक तो आपका रजिस्ट्रेशन फी जो है उससे आप बच गए, और सेकंड ये होता है कि जो हमारा 11 मंथ्स का जो हमारा टेनेंट होता है उसका जो स्टेटस होता है वो होता है कॉन्ट्रेक्चुअल टेनेंट का। और एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो टेनेंट होता है उसके पास राइट्स नहीं होते, जो कि हम आगे जाके इस हम अपने ऑर्डिनेंस में स्टडी करेंगे। ठीक है। इसके पास सेक्शन 8 का, 9 का, 10 का, 15 का जो है 14 का राइट नहीं होता। ठीक है। तो ये जो राइट आता है वो किस टेनेंट के पास आता है, जब हमारे 11 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा 11 मंथ का पीरियड स्टार्ट होता है, अगर हमने एक प्रेमिसेस में 11 मंथ्स का टाइम जो है वो स्पेंड कर लिया है, देन हमारा जो स्टेटस है वो कॉन्ट्रेक्चुअल से आ जाता है स्टेचुटरी टेनेंट का। और जब हम स्टेचुटरी टेनेंट के एम्बिट में फॉल करते हैं देन ही हम जो है सेक्शन इसके इस ऑर्डिनेंस के सेक्शंस को जो है उसका हम फायदा ले सकते हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एक जो है टेनेंट के पास कौन कौन से राइट हैं, लेकिन वो सारे जो राइट्स हैं वो हैं आपके स्टेचुटरी टेनेंट के पास। जो है आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल टेनेंट है उसके पास, जब जिसको 11 मंथ तक अभी कंप्लीट नहीं हुए उसके पास ये राइट्स नहीं है। मालिक मकान जो है, आपके मकान मालिकान जो है आपको किसी भी वक्त जो है आपको अपनी इजेक्शन के लिए और जो है आपको वो अपना जो घर है खाली करवा सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम आगे जाके सेक्शन 7 में और 8 में, 9 में देखते हैं कि आगे इसके हमें क्या कहते हैं सेक्शन, और एक स्टेचुटरी टेनेंट्स के क्या क्या राइट है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इट्स डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी रिस्पेक्टिवली वर्ड शेल इज देयर, जैसा कि हमने अपना डेफिनेशन जो सब क्लॉज 1 है सेक्शन 5 का उसमें स्टडी किया था। लेजिस्लेचर themselves मेड नलीफाई नेगेट दिस प्रोविजन कन्वर्ट इट्स स्टेटस फ्रॉम शेल टू मे। ये किसे पता चलेगा जब हम सेक्शन 15 पढ़ेंगे। ठीक है। इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन कर चुका है। If landlord stated before the rent controller that we have not execute any rent agreement, rent controller will not apprise this act is on your part makes case the nullify or void ab initio। यानी कि अगर आपने कोई भी इस तरह का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया तो जो है कंट्रोलर ये नहीं कह सकते कि आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। वर्बल जो है आपका एक उसमें स्टेटमेंट वो भी इनफ होगा आप जो है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए। सेक्शन 7 है हायर रेंट नॉट चार्जेबल। यहाँ से जो है सेक्शन 7 से ऑनवर्ड सेक्शन 27 तक आपके जितने भी सेक्शंस हैं वो मोर देन इम्पोर्टेंट एंड कंपलसरी हैं, बहुत क्रूशियल है फॉर योर इंटरव्यू, आपके जो जुडिशियल इंटरव्यूज है उसके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इनके एक एक सेक्शन के सब सेक्शन को जो है ना बिल्कुल ओपन करके बिल्कुल वाइडली उनको एक दूसरे से जो है डिस्टिंक्ट करके पूछा जाता है।
उनके बीच में जो है आपको डिफरेंस जो है वो बताना होता है। तो यहाँ से आपकी जो असल जर्नी है वो शुरू होती है। नो लैंडलॉर्ड शेल चार्ज और रिसीव रेंट irrespective ऑफ एनी प्रेमिसेस एट द हायर रेंट देन दैट म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो भी म्यूचुअली डिसाइड हुआ है रेंट, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। और अगर जो है रेंट कंट्रोलर ने जो रेंट आपका वो डिटरमिन किया है, तो उस सूरत में भी उससे ज्यादा रेंट नहीं पे किया जा सकता। ठीक है। इससे सेक्शन 8 है कि फेयर रेंट विल बी डिटरमिन्ड बाय कंट्रोलर ऑन एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी। कोई भी पार्टी जो है कोर्ट को अप्रोच कर सकती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट। तो फेयर रेंट जो कोर्ट डिटरमिन करेगा, जो रेंट कंट्रोलर डिटरमिन करेंगे, उसमें क्या फैक्टर्स देखे जाएंगे? फैक्टर्स हैं ये है द रेंट ऑफ सिमिलर सिमिलर जो प्रेमिसेस है उसका रेंट उस सेम लोकल एरिया में या जो है एडजॉइनिंग लोकेलिटी में क्या चल रहा है। उसके बाद उसकी जो है राइज जो है कॉस्ट की, कॉस्ट कितना राइज हुआ है उसकी कंस्ट्रक्शन में और रिपेयर चार्जेस में। उसके बाद जो टैक्सेस हैं वो कितने उस पर इम्पोज किए जा चुके हैं, और उसका जो एनुअल टैक्स है वो जो अपनी प्रॉपर्टी पे लिवीट करते हैं वो कितना है। ठीक है। और इसका जो सेकंड हमें बताता है वो ये बताता है कि अगर उसमें आपके मालिक मकान ने कोई इम्प्रूवमेंट की है, आपको कोई रिपेयर करवा के दिया है, या उसमें जो है उस टेन्योर में आफ्टर द टेनेंसी एग्रीमेंट जब आपका हुआ है, तो उस जो टेन्योर है उसमें जगह अगर जो हमारे टैक्सेस हैं वो मतलब ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, इनहेंस हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं या विड्रॉ हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए, या अगर आपकी जो वो एरिया है, अगर आपकी कोई बिल्डिंग है जिसमें कि आपके मालिक के मकान ने आपको लिफ्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को इन सबको मद्देनजर रखते हुए आपके फेयर रेंट में एक नजरसानी की जाएगी। ठीक है। सेक्शन इसका 2 जो है हमें सब सेक्शन वो ये कहता है। इसके बाद सेक्शन 9 जो है वो लिमिट ऑफ फेयर रेंट, वेयर द फेयर रेंट ऑफ एनी प्रीमिसेस हैज बीन फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड हो चुका है फेयर रेंट आपका, देन आप जो है किसी भी सूरत में 3 इयर्स का जो है टेन्योर एलैप्स होने के बाद ही आप उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं। 3 साल तक आप किराए में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। मतलब एक बिंग जो है एक जो है सोशल पर्सन भी, और अगर लैंडलॉर्ड है या टेनेंट है, वो तो मस्ट है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी एक आम आदमी भी हैं, एक सोशल पर्सन भी हैं, तो भी आपको जो है एक सिविलियन भी है, तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। ये मतलब सबके लिए ही एक नॉलेज जो है नॉलेज की चीजें सबको ये मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो है अगर आपका 3 साल का अरसा गुजर चुका है, देन आपका जो हो रेंट इंक्रीज होगा वो भी ओनली 10% ही होगा। यानी कि आपने मर्जी से अपनी मर्जी से कितना भी रेंट इंक्रीज कर लिया, नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 अगर आपका 10% से ज्यादा इंक्रीज होता है तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ये इसका सब क्लॉज 2 है। इसके बाद सेक्शन 10 कहता है पेमेंट ऑफ रेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारी जो है ना ग्रीवांसेस जो है और वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम जरा थोड़ा सा थॉरली स्टडी करेंगे। The rent shall, in the absence of any date, अगर डेट प्रिस्क्राइब नहीं है, fixed in the behalf of mutual agreement between the landlord or tenant, be paid not later than the 10th of month next following the month after which it is due। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे the rent shall as far as may be paid to the landlord who shall acknowledge receipt thereof in writing। अच्छा, ये इन्होंने कहा है कि अगर आपने कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट आपस में नहीं किया तो आपको जो है हर महीने की 10 जो है डेट को, जब आपका जो है ड्यू हो चुका है रेंट, उसके विद इन 10 डेज आपको जो है रेंट पे करना है। ठीक है। और इसका सब क्लॉज 2 ये कहता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो आपको एक्नॉलेजमेंट देंगे, एक रिसिप्ट प्रोवाइड करेंगे इन राइटिंग कि आप उनको रेंट जो है वो मिल चुका है। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। ठीक है। वेयर द लैंडलॉर्ड हैज रिफ्यूज्ड और अवॉइडेड टू एक्सेप्ट द रेंट, इट मे बी सेंट टू हिम बाय पोस्टल मनी ऑर्डर be deposited with the controller within whose jurisdiction the premises situated। या तो आप उसको अगर वो बाय हैंड रिफ्यूज कर देता है, आपसे रेंट नहीं लेता, तो उस सूरत में आप ये करेंगे या तो अपनी जुरिस्डिक्शन जो आपकी है उसका जो कंट्रोलर है उसके पास सबमिट करेंगे, या उसको आप जो है पोस्टल मनी ऑर्डर के जरिए से आप रेंट जो है वो पहुंचाएंगे। ठीक है। द रिटन एक्नॉलेजमेंट, पोस्टल मनी ऑर्डर, रिसिट और रिसिट ऑफ द कंट्रोलर, यानी कि तीनों जो हमारी कंडीशंस हैं। अगर बाय हैंड वो आपसे पेमेंट ले रहा है रेंट की, तो आपको वो रिटन एक्नॉलेजमेंट देगा, वो पोस्टल मनी ऑर्डर का जो रिसिट होगी वो, या फिर जो आपकी कंट्रोलर है उनकी जो रिसिट होगी, ये तीनों आपके पास एविडेंस है। एज द केस मे बी शैल बी प्रोड्यूस्ड एंड एक्सेप्टेड इन बिफोर ऑफ द पेमेंट ऑफ द रेंट। यानी कि ये तीनों आपकी जो है ये आपके प्रूफ है कि आपने रेंट पे किया है। ठीक है।
provided that nothing contained in this section shall apply in the cases pending before the controller on the commencement of this ordinance। ये जो प्रोवाइडेड डेट होता है ये एक हमारा एक प्रोविजो होता है जो कि हमारे सेक्शन के स्कोप को लिमिटेड बनाता है। ये इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो भी ये कंडीशंस हमें बताई गई हैं ये इसके कमिटमेंट से पहले जो हमारे पास ऑर्डिनेंस था उस पर एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद हमारा जो अगर हम इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करें और इसको हम थोड़ा सा जो है ब्रीफ करें तो उसकी ब्रीफमेंट ये है कि जो है आप 10A यानी कि 10 सबसेक्शन जो 1 है इसका हमें ये कहता है पेमेंट ऑफ रेंट विदाउट एग्रीमेंट शेल बी पेड ऑन 10th ऑफ ईच मंथ। ठीक है, इसके बाद जो हमारे सबसेक्शन 2 कहता है वो ये लैंडलॉर्ड विल एक्नॉलेज बाय रिसिट, और अगर नहीं करता तो हमें दो सूरतें और भी पता है कि हम उसको पोस्टल मनी ऑर्डर कर सकते हैं या हम रेंट कंट्रोलर के पास जो है वो रेंट किराया हम अपना सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जो 10(3) है वो हमें ये कहता है लैंडलॉर्ड रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट रेंट देन रेंट विल बी सबमिटेड इन द कंट्रोल इन द कोर्ट ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, तो ये हमें जो हमारे सबसेक्शन है इन्होंने तीनों ने हमें ये प्रिसाइजली बता दिया कि सेक्शन 10 का जो है पूरा स्कोप क्या है। सेक्शन 11 जो है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एमिनिटीज एंड सर्विसेज। किसी भी लैंडलॉर्ड को ये राइट नहीं है कि वो अपने टेनेंट को परेशान करे, उसकी जो एमिनिटीज है उसको डिस्कनेक्ट करे। इसके एक एक जो सबसेक्शन है उसको बहुत ही थॉरली रीड करने की जरूरत है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा प्रिसाइज किया है आप लोगों के लिए। ये लिखा है कि वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये तीनों अगर आपकी एमिनिटीज अगर डिसकंटिन्यू होती हैं तो उस सूरत में क्या होगा, टेनेंट फाइल एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द सेम। पहले तो डेफिनेटली हम अपने मालिक के मकान को अप्रोच करेंगे कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। अगर वो नहीं हमारी बात सुनते तो देन हम क्या करेंगे कि एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे फॉर द रेस्टोरेशन। देन क्या होगा कि जो हमारे रेंट कंट्रोलर है वो हमारे लैंडलॉर्ड को जो है वो एक डायरेक्शन देंगे कि भाई इनकी जितनी भी अमेनिटीज हैं वो रिस्टोर की जाएं, और अगर वो रिस्टोर नहीं करवाता देन लैंडलॉर्ड जो है वो खुद वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस जो है उनको जो ऑफिस है वहां पे उनको एक रिटर्न में ऑर्डर देंगे कि भाई इनकी जो है ये अम्यूनिटीज जो है रिस्टोर की जाए। और जो हमारे लैंडलॉर्ड है क्योंकि उन्होंने ऑर्डर ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं की तो उस सूरत में क्या होगा, लैंडलॉर्ड फेल्स टू डू ही विल बी पनिश्ड सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ। उसको 6 मंथ के लिए जो है वो सजा होगी। ठीक है, इसके बाद है सेक्शन 12 रिपेयर्स एंड वाइट वॉश ऑफ प्रेमिसेस बाय लैंडलॉर्ड। ये लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको व्हाइट वॉश और जो है रिपेयर करवा के दे, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट। If the landlord fails to make such repairs or whitewashing as may be necessary to keep the premises in proper shape, the controller may, on application made to him by the tenant and after such inquiry the controller deems fit to make। ये होता है कि अगर आपका जो एग्रीमेंट है उसमें अगर ये लिखा है कि ईयरली आपको जो है व्हाइट वॉश करवा के दिया जाएगा या जो भी रिपेयर की चीजें वो रिपेयर होंगी, अगर वो इस तरह से नहीं होता तो क्या होगा कि जो हमारे टेनेंट है वो एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे टू द कंट्रोलर, और कंट्रोलर जो इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इंक्वायरी के बाद अगर वो वाकई मतलब है आपका जेन्युइन राइट है कि व्हाइट वॉश की आपको जरूरत है, आपकी जो वो मतलब रिपेयर उसमें करना जरूरी है, बिल्डिंग की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, देन आपको जो है आप खुद टेनेंट जो है वो उसमें रिपेयर करवाएगा, व्हाइट वॉश करवाएगा, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है रिपेयर की वो आप वो सारी चीजें अमेंडमेंट होगी उनकी। उसके बाद जो किराया है आपने जो लैंडलॉर्ड को देना है उसमें से आप वो डिडक्ट करेंगे। ठीक है, वेयर any authority empowered by the law for the time being in force has required the landlord to make such repairs। किसी भी अथॉरिटी ने अगर लैंडलॉर्ड को ये कहा है कि आपको जो है ये रिपेयर्स करवाना मस्ट है तो वो जो है इसकी कंप्लाइंस उस पे मस्ट है, वो लाजमी करवाएगा। where the tenant has made the repairs is aforesaid the authority ordering the repairs shall after ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जो एक्सपेंस इस पे टेनेंट करेगा वो बाद में जो है उसको कंट्रोलर साहब के पास ले जाएंगे, देन कंट्रोलर उसको जो है अपना उसमें सर्टिफाई करेंगे और देन जो है वो अमाउंट आपके रेंट में से जो अपने लैंडलॉर्ड को पे करना है डिडक्ट होके फिर उनको मिलेगा। सेक्शन 13 इसका बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन 13 है एविक्शन के बारे में, जो कि असल कहानी है कि इजेक्ट करना अपने जो है टेनेंट को। तो नो टेनेंट शेल बी एविक्टेड फ्रॉम द प्रेमिसेस in his possession except in accordance with the provisions of the ordinance। इस ordinance के provisions के अलावा कोई भी टेनेंट जो है उसको एविक्ट नहीं किया जा सकता by the landlord। सेक्शन 13
परमानेंट इंजेक्शन, जो सेक्शन 13 है वो एक परमानेंट हमारा एक मैंडेटरी प्रोविजन है, और ये परमानेंट इंजेक्शन के बारे में हमें बताता है। इसमें हम फाइल करते हैं, हम यानी कि जो टेनेंट होता है वो एक सिविल सूट जो है वो फाइल करता है रेंट कंट्रोलर के कोर्ट में। Civil suit will be filed for permanent injunction when tenant has sufficient apprehension that landlord will evict him with show of force। यानी कि अगर टेनेंट को ये apprehensions हैं कि लैंडलॉर्ड जो है उसका मूड ये बन चुका है कि भाई वो हमसे घर अभी खाली करवाएंगे, उस सूरत में अगर आपको एप्रीहेंशन है, आप किराएदार हैं और पुराने किराएदार हैं, स्टेचुटरी आपका स्टेटस है, तो आप जो है कोर्ट को अप्रोच करेंगे। आप परमानेंट इंजंक्शन की अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 एक जो है सूट फाइल करेंगे, जिसमें कि आप जो है कोर्ट से ये ऑर्डर लेंगे कि हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं उनको बराए मेहरबानी डायरेक्ट किया जाए कि वो हमें शो ऑफ फोर्स पे या किसी भी और सूरत में हमें जो है इजेक्ट इवेक्ट ना करें। अगर उनको हमें इजेक्ट करना ही है तो वो विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हमें जो है उस प्रॉपर्टी से इजेक्ट करें। ठीक है, तो कोर्ट इस पे क्या ऑर्डर करता है? कोर्ट ऑर्डर ही शैल नॉट बी डिस्पोजेस्ड विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी कि आप उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकते जो टेनेंट है आपका विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। आपको क्या परेशानी है, वो किराया नहीं दे रहा, या उसने अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सबलेट किया है किसी और को जो है उसने रेंट पे दे दी है, या वो न्यूसेंस क्रिएट करता है, जो भी प्रॉब्लम है, या उसके जो है अपने लाउड स्पीकर जो है उसमें बहुत तेज आवाज में वो म्यूजिक सुनता है, कोई भी किसी भी किस्म का न्यूसेंस क्रिएट करता है, तो आपके पास सेक्शन 15 जो है उसमें आपके पास अथॉरिटी है, आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। बीइंग अ लैंडलॉर्ड आपके पास एक राइट है, ठीक है, लेकिन आप उसको शो फोर्स पे या किसी भी और, यानी कि जिस तरह आपने सेक्शन 10 में पढ़ा कि आप किराया नहीं नहीं ले रहे उससे, तो ये भी एक जो है आप उसको थ्रेट कर रहे हैं कि भाई मैं किराया नहीं ले रहा, मुझे अपना मकान खाली चाहिए। तो ये इस किस्म की सिचुएशन में आप उसको जो है अपने किराएदार को इजेक्ट या इवेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, रेमेडी ये जो हमारे पास मैंडेटरी प्रोविजन है परमानेंट इंजंक्शन का, ठीक है, पूरे आप जब ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे तो आपको पूरे ऑर्डिनेंस के अंदर कहीं भी आपको मैंडेटरी इंजंक्शन का, परमानेंट इंजंक्शन का या मैंडेटरी प्रोविजन का वर्ड आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा जो सेक्शन 13 है ये है इंजंक्शन के हवाले से। अब हमारे पास सवाल ये आता है जो हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो इंजंक्शन सेक्शन 13 में आती है उसको सेट असाइड किस तरह किया जाता है, उसके अगेंस्ट जो है लैंडलॉर्ड के पास क्या रेमेडी है, वो उसके अंदर जो है ऑर्डिनेंस के कोई भी रेमेडी प्रोवाइडेड नहीं है। लेकिन एक सूरत है जब ये इंजेक्शन सेट असाइड हो सकता है, वो हम पढ़ते हैं रेमेडी टू लैंडलॉर्ड अगेंस्ट परमानेंट इंजंक्शन, जो कि सेक्शन 13 में एसआरपीओ में टेनेंट ने ले रखी है। ठीक है, लैंडलॉर्ड शैल अंडरटेक बिफोर रेंट कंट्रोलर दैट ही विल नॉट इजेक्ट हिज टेनेंट अदरवाइज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं ये कोर्ट को अप्रोच करते हैं जब उनको पता चल जाता है कि उनके टेनेंट ने भाई इंजेक्शन ले रखी है कि आप उनको इजेक्ट नहीं कर सकते, तो लैंडलॉर्ड कोर्ट को अप्रोच करते हैं, और कोर्ट को अप्रोच करने के बाद वो खुद अंडरटेक करते हैं वहां पे कि अगर मुझे कभी भी अपने जो है टेनेंट को इजेक्ट करना हुआ, इवेक्ट करना हुआ, प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करना हुआ, तो मैं ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही उसको मैं जो है प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करूंगा। ठीक है, तो जब ये अंडरटेकिंग एक लैंडलॉर्ड हमारा कोर्ट में पेश कर देता है और कोर्ट इसको जो है कंसीडर करता है, देन जो सूट है वो डिस्पोज ऑफ या डिसमिस हो जाता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, और जो लैंडलॉर्ड है जब उसने ये अंडरटेकिंग दे दिया उसके बाद भी कोई ऐसी हरकत करता है कि वो विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अगर अपने टेनेंट को जो है वो प्रॉपर्टी से इजेक्ट करता है, इवेक्ट करता है, डिस्पोजेस करता है शो ऑफ फोर्स पे, तो उस पे जो प्रोसीडिंग होंगी वो ये होंगी कि जब आपने अंडरटेकिंग यहाँ पे कि आपने जो है की है, कोर्ट के हवाले अंडरटेकिंग आपने दी है, तो आपने ये हरकत क्यों की, देन वो कंटेम्प्ट में आ जाएगा और उस पर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट होगी। तो ये एक वाहिद जो है सॉल्यूशन है आपके परमानेंट इंजंक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेक्शन 14 है वो हमारा बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 15 हद से ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और हद से ज्यादा जो है इसको हम जो है वो करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उसमें सेक्शन 15 में और 14 में क्या डिफरेंस है। तो इसको इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हो गई है थोड़ी सी लंबी, और मैं चाहती हूँ कि आप जो है इसको दिल से और अपना इंटरेस्ट से जो है इसको देखें और एक एक चीज थोरली स्टडी करें, तो इसलिए हम इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इस हवाले से आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप जो है
फील फ्री टू कमेंट प्लीज। आप कमेंट जो है उसमें वीडियो के एंड में आप कमेंट करें, और इंशाल्लाह जो भी आपकी क्यूरीज हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं, तो आप जो है बिल्कुल मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपकी क्यूरीज जो है जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।